हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मेरा नाम है लोकेश प्रधान और हमारे क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। पढ़ाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड लोग को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। हम यहाँ पर जो है मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। हमने स्टार्ट करी थी पूर्व मध्यकाल से। पूर्व मध्यकाल में हमने देखा अरबी आक्रमण के बारे में। मोहम्मद बिन कासिम का जो है आक्रमण हमने डिस्कस किया उसके बारे में। अब उसके बाद जो है तुर्की आक्रमण के बारे में देखा। तुर्की आक्रमण जो है महमूद गजनवी के बारे में पढ़ा और उसके बाद जो है हमने देखा मोहम्मद गौरी के बारे में। खोखड़ों द्वारा जो है उसकी मृत्यु हो जाती है मोहम्मद गौरी की, और उसकी मृत्यु के बाद जो है उसके साम्राज्य को 4 गुलामों के हवाले कर दिया जाता है। उसमें बराबर बराबर बांट दिया जाता है। एक जो है गजनवी का प्रांत, एक बंगाल का, एक दिल्ली अजमेर का, और जो है एक सिंध का प्रांत रहता है, सिंध मुल्तान का। तो हमने देखा जो है दिल्ली की सल्तनत पर जो है इल्तुतमिश, दिल्ली अजमेर वाला जो क्षेत्र है उसके हिस्से में आता है कुतुबुद्दीन ऐबक का। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है हमने देखा कि उसका पुत्र आराम शाह से इल्तुतमिश का संघर्ष होता है। उसके बाद जो है इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है। इल्तुतमिश के बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद आता है रजिया सुल्ताना। देखिए, सबसे पहला हमने देखा कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश के बारे में देखा। इल्तुतमिश के बारे में देखा और इसके बाद जो है हमने देखा रजिया। रजिया के बारे में पढ़ा और रजिया के बाद जो है अराजकता का दौर आता है। अराजकता का दौर अर्थात उस समय कठपुतली शासक जो है गद्दी पर बैठते हैं, जो उमराव द्वारा बैठाए जाते हैं। उसमें से एक है बहराम शाह, मुइजुद्दीन बहराम शाह। मुइजुद्दीन बहराम शाह इसके बाद जो है गद्दी पर बैठता है। ये रजिया का टाइम देखिए, 40 में इसका जो है मृत्यु हो जाती है। कैसे मृत्यु हुई मैंने बताया कि जो है ये भटिंडा का जो सूबेदार होता है वो विद्रोह कर देता है। वहां विद्रोह का दमन करने के लिए जाती है और उससे युद्ध में जो है पराजित हो जाती है और इससे शादी के लिए ऑफर देती है इसको, और शादी करके फिर रिटर्न जो है दिल्ली आ रही होती है सल्तनत पर पुनः विजय प्राप्त करने के लिए। और इसी समय हरियाणा का जो है कैथल नामक स्थल में डाकुओं द्वारा इसकी मृत्यु हो जाती है। इसको मार डालते हैं, लुटेरी डाकू जो होते हैं रजिया को मार डालते हैं। उसके बाद उसी समय उमराव ने क्या किया, मुइजुद्दीन बहराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया। ये जो है 40 से लेकर के 42 तक इसका समय माना जाता है। और इसके बाद जो है मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह,
ये गद्दी पर बैठता है 1242 से लेकर के 46 तक ये गद्दी पर बैठता है। और फिर इसके बाद एक शासक और आता है, इसका नाम है नासिरुद्दीन महमूद शाह। नासिरुद्दीन महमूद शाह, इसका जो टाइम पीरियड है 1246 से लेकर के 65 तक। और इसके बाद जो है बलबन गद्दी पर बैठता है, इस 65 से लेकर के 87 तक ये बैठता है गद्दी पर। और हम आज जो है मुख्य रूप से बलबन के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बलबन के बारे में हम मुख्य रूप से यहाँ पर पढ़ेंगे। और बलबन का जो टाइम है 65 से लेकर के 87 तक। बलबन इल्तुतमिश द्वारा खरीदा हुआ एक गुलाम था। और बलबन जो है एक तुर्क परिवार से है, बलबन भी। बलबन एक तुर्क है, ये भी एक इल्बरी तुर्क है। और ये इल्तुतमिश का गुलाम था। ये अच्छे परिवार से बिलोंग करता था, लेकिन परिवार में कुछ समस्याओं के चलते इसके परिवार वालों ने इसे बेच दिया। और इसको खरीदा था जमालुद्दीन बशरी। इसको कौन खरीदा था? जमालुद्दीन बशरी ने इसको खरीदा था। और इसके बाद जो है इल्तुतमिश ने इसको खरीद लिया। जमालुद्दीन बशरी के बाद इल्तुतमिश ने खरीद लिया। और आप सभी जानते हैं इल्तुतमिश ने क्या, तुर्काने चहलगाने जो 40 गुलामों का सदस्य था, 40 गुलाम जो थे उनका एक दल बनाया था, 40 दल, अपने साम्राज्य को जो है मजबूत करने के लिए। और बलबन को उसी में शामिल किया था इल्तुतमिश ने। जमालुद्दीन बशरी और इससे खरीदा कौन? इल्तुतमिश खरीद लेता है इसको। और इल्तुतमिश जो है अपने 40 दल में इसको शामिल कर लेते हैं। चालीसा दल का सदस्य बनाता है इसे। और इसकी एक अच्छा खासा जो है पद मिलता है इसके समय में इसे। और इसके बाद जो है इसकी पुत्री जब आती है रजिया, इसके समय में इसको एक पद देती है जिसका नाम था आमिर ए शिकार। इसके समय में एक पद दिया था आमिर ए शिकार पद का देती है, इसको पद देती है। और इसके बाद जो है इसका भाई जो बनता है मुइजुद्दीन बहराम शाह,
इसके समय में बलवंत को एक पद देता है। इसकी देखिए निरंतर जो है इसके पद में वृद्धि होती जा रही है। और इसके बाद जो है बहराम शाह जब बनता है, इसको एक पद देता है आमिर आखुर, आमिर आखुर पद देता है इसको। और फिर नासिरुद्दीन महमूद शाह जब गद्दी पर बैठता है तो बलबन ने क्या किया, अपनी पुत्री की जो है शादी करा दी, किससे, नासिरुद्दीन महमूद से। और उलुग खां की जो है उपाधि धारण करता है इसके समय में, क्या, उलुग खां। और अपनी पुत्री की शादी करा देते हैं। और फिर जो है इसके बाद उलुग खां से सीधा सीधा नायब ए मुमालिक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। ये जो है सुल्तान के बाद जो है सबसे ज्यादा शक्तिशाली पद बोलने से नायब ए मुमालिक, इस पद पर आ जाता है सीधा सीधा बलबन। और इस पद पर आते ही इसको जो है जहर देकर मार डालता है, इसको रास्ते से हटा दिया। अब देखिए किसके किसके समय में कौन कौन सा पद इसको मिला था, ये पेपर में पूछा जाता है। आप प्री के जो है पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नोट कर लीजिएगा, सिस्टोमेटिक ढंग से नोट्स बनाते चलिए। और जो है इसके बाद इसकी जब गद्दी पर बैठता है, गद्दी पर बैठने के बाद जो है समस्याएं क्या क्या थी इसके समक्ष, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। अब जो है इसके समस्याओं के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ। इसकी समस्याएं क्या क्या थी। अब देखिए जिस समय बलबन जो है गद्दी पर बैठता है, उस समय तीन तीन शासक जो हैं अयोग्य थे और कठपुतली शासक थे। तो उस समय सब तरफ अगर हम ध्यान दें, उस समय अपने आप को उसके पद पर रख कर देखिए, आप अगर बैठते तो क्या क्या समस्याएं होती। देखिए केंद्र में जो है राजा की शक्ति क्या है, धूमिल है, राजा बदनाम है, उसके पद में गिरावट आ चुकी है।
तो सबसे बड़ी समस्या तो ये है, अगर राजा बन भी गया उसकी सम्मान नहीं हुई, उसको कोई पूछ नहीं रहा है, उसका हास्य उड़ाया जा रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो अब सबसे पहले अपने राजा की पद को की गरिमा को जो है ऊपर उठाएगा, जो गिरी हुई है अभी। और सेकंड में गिरी क्यों हुई है? क्योंकि उमरा वर्ग जो है, उमरा वर्ग की शक्ति बढ़ गई है उस समय। तुर्काने चहलकाने जो तुर्क सदस्य थे, 40 सदस्यों का जो टीम था उस समय, उनकी शक्ति जो है बहुत हो गई है और वो किंग मेकर बन गए हैं, आप लोगों ने देखा। और उनकी शक्ति को जो है कंट्रोल करेगा। सबसे बड़ी समस्या क्या है? राजा राजा के पद में गिरावट आ गई है। और क्या है? उमरा वर्ग की समस्या। और जो वहां के इक्तेदार थे, इक्तेदार क्या हो गए हैं? स्वतंत्र हो गए हैं। और क्या हुए हैं? वंशानुगत हो गए हैं। और देखिए, इसमें उमरा वर्ग की समस्या तो है इसके समय की, प्लस उलेमा वर्ग के जो लोग हैं उनकी भी समस्या थी। क्योंकि ये गुलाम से सीधा सीधा किस में आया है? सुल्तान के पद में आया है। और ये लोग जो है उसको स्वीकार नहीं कर रहे थे, जनता भी जो है इसको स्वीकार नहीं कर रही थी। अब इक्तेदार जो है वंशानुगत हो गए थे और स्वतंत्र हो गए थे। अब देखिए, उसी समय जो है मंगोल आक्रमण होता है। इसके समय में 2 बार मंगोल आक्रमण होते हैं। मंगोल आक्रमण की समस्या। और जो है बंगाल में जो है इसके समय में बहुत बंगाल का जो सूबेदार होता है वो जो है विद्रोह कर देता है, उसकी ये भी एक समस्या थी। और देखिए, उसके आसपास जो दिल्ली के आसपास जो राजपूत रहते थे उस समय, वो लोग क्या है? डाकू बन गए थे। डाकू बन गए थे और लूटपाट मचा रखे थे। दिल्ली में जो है सरेआम घुस जाते थे और लोगों से लूटपाट करके चले जाते थे, उनको मार करके। तो वो भी समस्या थी डाकुओं की। डाकुओं की जो भी है समस्या है, ये कौन से डाकू थे? ये राजपूत। तो इनके वजह से दिल्ली में जो है 4 बजे से शाम को दिल्ली का दरवाजा बंद कर दिया जाता था। ये उतने आतंक मचा रखे थे। तो इन सब समस्याओं से जो है ये कैसे निपटता है, इसके बारे में हम एक एक करके जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब देखिए,
उस समय क्या है, राजा के पद में जो है उसकी गरिमा में गिरावट आई हुई है। तो और बहुत सारे समस्याएं, उमरा वर्ग को कंट्रोल करना है उसको, इक्तेदार जो है वंशानुगत हो गए हैं, स्वतंत्र हो गए हैं, उनको कंट्रोल करना है। तो इसने जो है राजत्व सिद्धांत, इसने अपनी एक राजत्व सिद्धांत बनाई। राजत्व सिद्धांत अर्थात शासन करने की नीति बनाई, और वो नीति किस पर थी? रक्त और लौह की नीति। रक्त और लौह की नीति पर आधारित थी। इसका राजत्व की सिद्धांत किस पर आधारित थी? रक्त और लौह की जो है नीति पर आधारित था इसका राजत्व सिद्धांत। और इसने सुल्तान के पद को की गरिमा को बढ़ाने के लिए बहुत सारे जो है कार्य किए। सबसे पहला देखिए, ये तो दरबार में 4-4 बॉडीगार्ड लेकर के आता था, और दरबार में जो है एक प्रथा थी, ईरानी प्रथा जो है, सजदा और पैबोस जिसको कहते हैं। सजदा और पैबोस, ये प्रथा जो है दरबार में लागू कराता था। और इसके अंतर्गत क्या होता है, सुल्तान जो है, जो भी व्यक्ति आता था, सुल्तान के आगे अपनी पगड़ी उतारता था, घुटने के पर बैठता था, अपनी पगड़ी उतार कर उसके सामने में सिर झुकाता था, और सुल्तान के पैरों को जो है चूमता था। यह है सजदा और पैबोस। इसने क्या क्या, अपने आप को जो है जिल्ले लाही, जिल्ले लाही नियाबते खुदाई, नियाबत ए खुदाई, इसने अपने आप को नियाबते खुदाई बताई। अर्थात ईश्वर का नूर बताया अपने आप को, ईश्वर का जो है किरण, अर्थात ईश्वर का सीधा सीधा जो है उसकी नूर कौन है, उसकी परछाई है कौन? बलबन ने अपने आप को सीधा सीधा खुदा की परछाई बताई, और जिल्ले लाही बताया, अर्थात ईश्वर का प्रतिनिधित्व बताया अपने आप को। और ईश्वर का प्रतिनिधित्व होने का मतलब यह है कि उलेमा वर्ग को जो है इसने क्या किया, इनकी वाट लगा दी। अब इनकी ये जो है ईश्वर का प्रतिनिधित्व है, तो ये जो बोलेगा वही होगा, इनका कोई काम नहीं है, यहाँ पर इनके ऊपर पूरा कंट्रोल कर लिया। अब सिजदा और पैबोस की नीति जो है लगा रहे यहाँ पर, और अपने साथ 4-4 बॉडीगार्ड जो है काले कलूटे, इतने बड़े बड़े मूछे लेकर के, एकदम भारी भरकम आवाज में, भयंकर आवाज जो है, अजीब अजीब किस्म के आवाज लेकर के दरबार में आते थे। और दरबार में जो है एक ड्रेस कोड बनाता है प्रॉपर, सबको जो है ड्रेस कोड में आना है, और
बहुत ही अनुशासन लागू करता है, वहां पर एक अनुशासन बनाता है और ड्रेस कोड बनाता है इनके, और दरबार में जो है हंसना मना था इनके। बड़ी बड़ी दाढ़ी रखता है ये और कभी नहीं मुस्कुराता था। ये सब के माध्यम से क्या करता है, उमरावों को जो है कंट्रोल करता है और सिद्धा और पैबोस की नीति लगाता है। और इसने क्या किया, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहा। इसकी न्याय प्रणाली जो है बहुत कठोर न्याय व्यवस्था था। न्याय व्यवस्था जो था समानता की नीति पर आधारित था। समानता की नीति और क्या है, कठोरता। अब देखिए ये क्यों लागू किया, क्योंकि आप जानते हैं इसकी समस्या है चालीसा दल। जो है चालीसा दल क्या करते थे, इनके पास जो है शक्ति थी और ये जो चाहते थे वही न्याय होता था। तो इसने क्या किया, न्याय व्यवस्था में समानता की नीति अपनाई। अर्थात कोई राजा भी अगर गलती करे, कोई बड़ा सूबेदार भी गलती करे, कोई इक्तेदार भी गलती करे, तो उसको भरी दरबार में जो है कोड़े लगाता था। तो इससे क्या क्या, इनके उमरा वर्ग जो है पूरी तरह से कंट्रोल हो गए और जो भी उमरा जो है विरोध करता था इसका, पता चल रहा है घूमने गया है वहीं से गायब हो गया, वहीं से टपक गया कहां। तो और इसने गुप्तचर विभाग का गठन किया। गुप्तचर विभाग का गठन किया इसने। गुप्तचर विभाग के माध्यम से जो है इसको हर पल पल की सूचना इसके पास जाती रहती थी और कहां पर, और इसकी नजर किसके ऊपर होती थी, उमराव के ऊपर। ये खोजता रहता था कि कहां पर एक उमरा जो है गलती कर दे ताकि मैं इसको सजा दूं, इस तरीके से। तो अवध का जो है सूबेदार, अवध का जो है सूबेदार था मैं इसको मिटा रहा हूं थोड़ा। एक था अवध का सूबेदार और एक था बदायूं का सूबेदार। इन लोगों ने क्या किया, अपने यहां जो काम करते थे, जो काम वाले थे, उनके ऊपर क्या किया, एक जने ने खाना बनाने के ऊपर और खानसा के ऊपर जो है कुछ मिस्टेक हो गया था उनसे, तो कोड़े मारे थे। तो इसकी खबर पर लग जाती है किसको, बलबन को। तो उनके नौकर के हाथों जो है उनको 500 कोड़े लगवाने के लिए कहता है।
अब सोचिए, भरी दरबार में जो है एक है बदायूं, बदायूं का सूबेदार था एक, और एक था अवध का। अवध का सूबेदार था एक। हैबत खां, और ये था मलिक बकबक। इनको जो है भरी दरबार में बुला करके उनके नौकरों के हाथों 500 कोड़े लगाने के लिए कहता है। ये लोग जो है शर्म के मारे घर से नहीं निकलते हैं। फिर देखिए कितना कठोर व्यवस्था है। 500 कोड़े जो है दरबार में लगवाएगा, बेचारा एसी में रह रहा है, एक मच्छर नहीं काट रहा है कभी, उसको 500 कोड़े पड़ेगा, क्या हाल होगा सोचिए। तो कितनी क्रूरता से जो है इनके ऊपर एक्शन लेता है। अब अपने साथ बड़े बड़े मूछे वाले चार चार जो है बॉडीगार्ड आते थे, एकदम भारी भरकम आवाज में अजीब अजीब आवाज जो है निकालते हुए आते थे। बड़ी बड़ी दाढ़ी रखा रहता था, कभी जो है मुस्कुराता नहीं था, उससे बात करने के लिए डरते थे लोग जो है। और जनता से जो है बहुत दूरी बना करके रखता था, ताकि जनता जो है उसके पद का सम्मान करें, और जो भी निर्णय लेगा उसके निर्णय का सम्मान करें, और उसको जो है पालन करें उसका। और रक्त और लौह की नीति प्लस ये जो है क्या है, नस्लवाद को बढ़ावा देता है। नस्लवाद को क्या करता है, बढ़ावा देता है। ये इसका मानना था कि ये केवल अपने जो तुर्क नस्ल के लोग थे उनको बढ़ावा देता था। इसका मानना था कि जो छोटी नस्ल के जो लोग हैं उनको बड़े पद नहीं देना चाहिए, उसका जो है कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकते वो लोग अच्छे तरीके से। और इसलिए इसने तुर्की नस्लवाद पर जो है कट्टरता से तुर्की नस्लवाद पर ध्यान देता है, और छोटे लोगों से ना ही बात करता था और ना ही उनके पास जाता था। अब देखिए छोटी सी बात पर ये जो इन दोनों को भारी भरकम सजा देता है, इससे क्या होगा, जनता के नजर में इसकी जो है भारी मात्रा में सम्मान में वृद्धि होगी। और दूसरी ओर उमरा वर्ग जो है, उमरा वर्ग में क्या होगा, खौफ की स्थिति पैदा होगी। इनके अंदर जो है खौफ पैदा हो रहा है और जनता में इसको सम्मान मिल रहा है। मतलब एक तीर दो निशाने वाली बात हो रहा है। और नस्लवाद को बढ़ावा दे रहा है ये एक नेगेटिव पॉइंट है इसका। अब जो मंगोल आक्रमण हुआ, मंगोल आक्रमण 2 बार हुआ, एक 85 में होता है, 85 में होता है। इस समय होने का कारण ये था कि उस समय ये बूढ़ा हो गया था, और इसी के आसपास जो है बंगाल में बंगाल विद्रोह होता है। इसी के आसपास 85 के आसपास ही बंगाल में विद्रोह होता है।
ये लगभग 79 में है इसका। उन्यासी में बंगाल विद्रोह होता है। और इसी समय मंगोल आक्रमण भी होता है। मंगोल आक्रमण इसके काल में 2 बार हुआ है, याद रखिएगा। एक जो है 79 में और एक जो है 85 में। तो ये विद्रोह को शांत करने के लिए खुद जो है बहुत बड़ी मात्रा में 2 लाख का जो है सेना लेकर के जाता है, और उसका पुत्र बुरखा खां जिसको कहते हैं वो भी जाता है इसके साथ, और बड़ी क्रूरता से जो है विद्रोह का दमन करते हैं। वहां पर जो विद्रोही होता है तुगरिल खान, तुगरिल खान, बंगाल विद्रोह के कौन करता है? ये तुगरिल खान। तुगरिल खान जो है विद्रोह करता है। तो यहां पर ये जाता है 2, इससे पहले जो है इसने अपने एक सेनापति को भेजा था, तो वो इस विद्रोह को का दमन करने में असफल रहा, तो उसको जब रिटर्न आता है तो उसको मार देता है बलवान, और खुद अपने पुत्र के साथ जो है जाता है बंगाल में, और भारी दरबार में इसके तुगरिल खान को और प्लस इसके जितने भी सहयोगी थे, इसके परिवार वाले थे, सबको फांसी पर चढ़ा देता है। और इस फांसी पर चढ़ाने से पहले इनके ऊपर कील ठोका गया था। 2 किलोमीटर तक लंबी लाइन थी, कितनी क्रूरता से दमन किया है देखिए। 2 किलोमीटर लंबी लाइन तक जो है लगी थी इनके, जिनको फांसी पर चढ़ाया था, दरबार से 2 किलोमीटर तक लाइन तक, उतने लोगों को यहाँ पर फांसी पर लगा देता है और सबको कील ठोक देता है। और एक जो है 1266 लगभग 67 में, ये तो 65 में बैठता है, और 67 में एक विद्रोह हुआ होता है इसके जो याद करने लायक, कटिहार में। कटिहार में विद्रोह होता है, तो यहां जो है बड़ी क्रूरता से इसका भी दमन करता है, और यहां जो है कहा जाता है 9 वर्ष से अधिक आयु वाले जितने भी पुरुष थे, पुरुष बच्चे जो जितने भी थे, सबको जो है इसने मौत की घाट उतार दी। 9 वर्ष से अधिक वाले एक अंदाज लगाता था, और 9 वर्ष से उसको जो है जो ज्यादा दिखता था उनको मार डाला जाता था। तो सोचिए कितनी क्रूरता पर आधारित था। इसको क्रूर शासक के रूप में भी देखते हैं। और एक तरीका से देखा जाए, ये बहुत क्रूर है, लेकिन आप सोचिए, आप अगर उसके स्थान पर होते हैं, ये यहां पर तो गलत किया, कटिहार में नस्लवाद को जो बढ़ावा दिया, ये गलत है, ये गलत है। लेकिन बाकी जो काम करता है, जो इक्तेदार स्वतंत्र हो गए थे, मंगोल आक्रमण 2 बार होता है, उसको विफल करता है। और इसका एक पुत्र होता है उसकी मोहम्मद, इसका पुत्र मोहम्मद मारा गया। 1285 का जो मंगोल आक्रमण होता है, इसमें ये मारा जाता है इसका पुत्र। लेकिन वो आक्रमण को जो है रोकने में ये सफल रहते हैं, लेकिन इसके पुत्र की जो है मृत्यु हो जाती है 85 में।
और उसी समय से जो है ये टूट जाता है, लेकिन नहीं रोता है। फिर भी एक बात याद रखिए, इसकी पुत्र की मृत्यु होने के बाद भी ये नहीं रोता है बिल्कुल भी अपनी क्रूरता से, लेकिन कहा जाता है अंदर से ये टूट गया था। और उसके बाद जो है 87 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और 87 में इसकी मृत्यु के बाद जो है ये क्या करता है, इसका जो पुत्र होता है मोहम्मद, उसके बेटे को उत्तराधिकारी घोषित करके इस कर देता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन ये जो बंगाल विद्रोह करने में इसका जो पुत्र है एक बुगरा खां का पुत्र जो है उसको उमरा वर्ग क्या करते हैं, गद्दी पर बैठाते हैं। बुगरा खां का पुत्र होता है अजूद्दीन कैकुबार। कैकुबार ये बैठता है गद्दी पर और इसको भी जो है लकवा मार देता है। इसको लकवा मारने के बाद इसका पुत्र क्यूमर्स गद्दी पर बैठता है। और उसी समय ये नायब का जो पद होता है उस समय कौन होता है, जलालुद्दीन खिलजी। क्यूमर्स का जो संरक्षक होता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ये बैठता है, ये उस समय नायब के पद पर होता है। सारे निर्णय ये ले रहा होता है। और क्यूमर्स जो है बहुत छोटी उम्र में जो है गद्दी पर बैठा दिया जाता है, लेकिन इसको जो है फिर हटा देता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और खुद गद्दी पर बैठ जाता है। और यहां से हम देखेंगे खिलजी वंश की स्थापना देखेंगे। अगला क्लास में हम खिलजी वंश के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का क्लास इतना ही करेंगे हम। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में जो है इसको शेयर करिए। धन्यवाद।